हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 में बेसिकली जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो चीजों का ध्यान में रखना है, वो चीजें आज हम बताएंगे। जीएसटीआर 9 भरते वक्त आपको वो चीजों का कैसे प्रिपेयर करना है। जीएसटी 9 क्यों भरी जाती है? जीएसटीआर 9 जो होती है वो एनुअल रिटर्न जैसे होती है, वैसे ही होती है। वो साल में एक बार उसको भरना होता है। उसमें बेसिकली आपका जो भी सेल हुई है पूरे साल में, या आपका कोई टैक्स जो था जो आप भरना भूल गए हैं, या कोई इनपुट था जो आपने गलती से ले लिया, वो सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती हैं। मतलब 31 मार्च को भरी जाएगी? नहीं, 31 मार्च नहीं, वो हमेशा ईयर खत्म होने के बाद, ज्यादातर जो उसकी डेट होती है वो ईयर खत्म होने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स होती है। ठीक है, मतलब आफ्टर 6 मंथ मतलब सितंबर तक हो गया? जी हाँ, सितंबर तक आपको भरनी होगी। जीएसटीआर 9 के बहुत केसेस होते हैं। जीएसटीआर 9 में बेसिकली क्या होता है कि एक तो जीएसटीआर 9 सिंपल होती है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपने सपोज पिछले साल की भरनी है, एक होती है इसके अंदर जीएसटीआर 9 और एक होती है जीएसटीआर 9C। ठीक है ना, 9 और 9C में कंडीशन होती है। 9C जो है वो ऑडिट वाले केसेस के लिए होती है, जिनकी टर्नओवर जो है जीएसटी ऑडिट के अंदर आ जाती है और 5 करोड़ से ऊपर की है, तो वो जीएसटीआर 9 और 9C दोनों भरेंगे। लेकिन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो वो सिर्फ जीएसटीआर 9 भरेगा। और जीएसटीआर 9 के लिए भी अगर 2 करोड़ है कम से कम तो 9 भरना जरूरी है। अगर 2 करोड़ से कम है तो 9 भरनी जरूरी नहीं है उसमें। ठीक है, 9C जो है वो हमेशा सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर देना। आपने क्या बोला? 9C जो 5 करोड़ के, एक बार लाइन रिपीट कर देना। जो आपकी टर्नओवर अगर आपकी जो है 5 करोड़ से ऊपर की है तो आपका जो है वो जीएसटीआर ऑडिट केस बन जाता है। इसको ऑडिट जो है आपका सीए करता है हमेशा। ठीक है ना, तो उस केस में 5 करोड़ से ऊपर वाले में जीएसटीआर 9 और 9C दोनों भरनी है। जीएसटीआर 9 जो है वो आप भी भर सकते हैं, लेकिन जीएसटीआर 9C वो आप नहीं भर सकते। इसके अंदर सीए ही जो है वही ऑथेंटिकेट करेगा इसको, वही इसके अंदर सारी चीजें बताएगा और वही सारी फिगर्स करेगा और लास्ट में उसी के ही सिग्नेचर चलते हैं। लेकिन जो 9 है वो 9 कोई भी भर सकता है। जीएसटीआर अगर 5 करोड़ से नीचे वाले हैं तो उनके लिए जीएसटीआर 9 जो है वो भरनी जरूरी है। ठीक है, जीएसटीआर 9 में भी लेकिन अगर कोई स्मॉल यूजर है तो वो नहीं भी भरे तो चल जाएगा। लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर की है तो 2 करोड़ से ऊपर वाले के लिए जीएसटीआर 9 तो जरूरी है, 9C जरूरी नहीं। सर अच्छा वही पूछा था, तो मैंडेटरी नहीं है सर? अगर 2 करोड़ के नीचे है तो कंपल्सरी नहीं है? कंपल्सरी नहीं है? हाँ, कंपल्सरी नहीं है वो। ठीक है, तो इसके रिलेटेड सर अगर कंपोजिशन है सर, अगर कंपोजिशन है तो उसका क्या रिटर्न रहेगा? एनुअल रिटर्न उसका भी सेम कंडीशन है कंपोजिशन वाले का जीएसटीआर 9 का। अच्छा सर, उसका कंपोजिशन में अगर समझो सर अभी 1.5 करोड़ के ऊपर है तो रेगुलर में आएगा क्या वो? नहीं, रेगुलर में नहीं आएगा वो। बेसिकली क्या है कि आप जब तक कंपोजिशन में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेगुलर में करना है तो आप कंपोजिशन हटा के तब आप रेगुलर में आएंगे, तो वो आपको अलग से अप्लाई करना होगा। नहीं सर, अभी मेरे पास एक क्लाइंट है सर, उसका टर्नओवर 1 करोड़ 65 लाख के कंपोजिशन है, तो वो कंपोजिशन में अप टू, जैसा मैं सुना कि 1.5 तक है तो कंपोजिशन है, उसके ऊपर गया तो रेगुलर में उसको दिखाना पड़ेगा। तो सर रूल है क्या कुछ? नहीं, वो नोटिस जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब जीएसटीआर 9 आप फाइल करेंगे। अगर जीएसटीआर 9 जब आप फाइल करेंगे तो अगर डिपार्टमेंट वालों ने आपको कहा कि आप कंपोजिशन रख के रेगुलर में आएंगे तो वो आपको तब रेगुलर में होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि कंपोजिशन में क्या है कि आपको इनपुट जो है वो नहीं मिलता है और ना ही किसी को इनपुट, ना ही आप किसी को इनपुट पास कर सकते हैं। आपको लमसम जो है 1 या 2% टैक्स भरना होता है। हां 1 ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अब हम आते हैं जीएसटीआर 9 में। जीएसटीआर 9 के लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, एनुअल रिटर्न में जाएंगे। एनुअल रिटर्न के बाद जीएसटीआर 9 और 9C आएगा, तब 9 आपने ओपन कर लेनी है। देखिए, जीएसटीआर 9 भरने के लिए जो सबसे पहले आपने तैयारी करनी है वो ये करनी है कि पूरे साल की जो भी आपकी सेल है वो उसका आप रिकॉर्ड बना लेंगे। ठीक है ना, और पूरे साल में टर्नओवर और अदर इनकम की जो भी आपकी
फिगर्स हैं वो भी आप अलग से बनाएंगे। सेल में तो देखिए जो होता है वो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन कईयों की जो होती है जॉब वर्क वाली इनकम भी होती है, तो वो जॉब वर्क जो है वो अदर इनकम में आती है, तो उसकी डिटेल भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना, जिस जिसके ऊपर आपने टैक्स भरा है वो वाली सारी जो चीजें हैं इनकम की वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है, और जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है वो भी आपने अलग से प्रिपेयर करके रखनी है, जो अपने इनकम में कंसीडर करिए। और सेम परचेज वाला केस है, परचेज में आपने जितना भी इनपुट लिया है पूरे साल के अंदर वो आपने अपनी बुक्स के साथ पहले मैच कर लेना है, जितनी भी आपने रिटर्न भरी है, और वो मैच करने के बाद जो भी आपने इनपुट नहीं लिया है या जो भी आपने इनपुट डिसअलाउड हुआ है आपको है, या फिर जो आपके पास आपके लिए नहीं बनता था, ठीक है ना, कैंसिलेशन में था, तो वो वाले जो इनपुट है वो आपने उसके अंदर से डिडक्ट कर लेने और वो आपने अलग से डिटेल बना के रखनी है पूरे साल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अगर आपको GSTN 9 की समरी चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, GSTN 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी। ये ऑटोमेटिकली जितना आपने रिटर्न भरी है उसके हिसाब से यहाँ पे समरी निकल जाएगी। लेकिन GSTN 1 की अगर आपको समरी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दिखाई देता हूँ GSTN 1 अगर डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये जो समरी है ये समरी जो है वो पूरे साल की है, ठीक है ना, ये 23-24 जो आपका पूरा साल है उसकी समरी है ये। तो ये इसमें पूरे साल में आपने जितनी भी टैक्सेबल वैल्यूज दी हैं, जितने भी टैक्स भरा है, चाहे वो IGST है CGST है, वो सारा इसके अंदर दिख जाएगा। जितने भी आपकी परचेज रिटर्न्स हैं, कोई अमेंडमेंट करी है आपने तो वो भी आ जाएगा, परचेज रिटर्न्स है तो वो भी दिख जाएगा। अगर आपकी कोई B2C वाली सेल है या एक्सपोर्ट वाली सेल है तो सारी चीजें आपको इसमें दिख जाएंगी। ठीक है ना, तो ये जो फिगर है आपकी, ये फिगर आपकी बुक्स के साथ मैच होनी चाहिए। ये जो लास्ट में जो फिगर आ रही है फिगर आपकी बुक्स के साथ मैच होनी चाहिए। और सेम यहाँ पे परचेज वाला डाटा भी है, 3B का भी सेम ही है। 3B में आपने जो टोटल भरा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 3B में आपने टोटल क्या करा है, टोटल 3B में जो आपने टैक्स भरा है वो इतने आउटवर्ड वाले पे है और आपका जो लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज है वो इतने वाले पे है। तो ये सारी समरी जो है 3B की आपको इसमें दिख जाएगी। अगर आपने कोई ई-कॉमर्स वाली करी है तो ई-कॉमर्स वाले दिख जाएंगे, एलिजिबल ITC जो लिया वो यहाँ पे दिख जाएगा, टोटल टैक्स आपने जो भरा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इंटरेस्ट फीस है, लेट फीस है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, वो सारे आपको इस समरी में दिख जाएगा। ये पूरे साल की समरी है, ठीक है ना। फिर लास्ट जो है डाउनलोड टेबल 8 डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये बेसिकली डिटेल्स होती है। ये डिटेल्स जो है आपकी जो भी आपकी ITC आपने दी है, ये ITC वाली डिटेल्स हर महीने कितना बनता था, कितना आपने लिया है, ये वो डिटेल्स हो जाती है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। GSTN 9 भरने से पहले आपने इन चीजों को जरूर चेक कर लेना है एक बार अपनी बुक्स के साथ। ये देखिए, ये B2B जो है, ये B2B का मतलब ये है कि जितना भी आपका इनपुट क्रेडिट बनता था वो इनपुट क्रेडिट आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। कितने बिल्स आपके पास होने चाहिए, कितने बिल्स आपने बुक्स में चढ़ाए हैं, कितने आपने नहीं लिए, वो सारे इसके साथ मैच कर लेने हैं आप। ठीक है ना, ये सारी इनपुट जो है वो आपको मिल जाएगा उसके अंदर GSTN रेट में। अब हम आते हैं 9 भरने की तरफ। सबसे पहला कॉलम जो है वो है फोर्थ कॉलम, डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। जिस भी अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स पे करना है या पेबल करना था वो वाली अमाउंट जो है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन सी होती है वो मैं बता देता हूँ। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए, इसके जो कॉलम थे वो बहुत सारे हैं, तो ध्यान से करिए समझिएगा। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये है जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करी है, यानी कि B2C को जो सेल करी है वो वाली सेल जो है वो यहाँ पे आपने दिखानी है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, अगर कोई IGST में भरी है तो IGST वाला दिखा देना है, GST है तो GST में अपना टैक्स दिखा देना है। ये B2C जो सेल है ये आपकी बुक्स के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर GSTN 1 को अगर हम देखें तो B2B तो आपका यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है ना, B2C आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, अमेंडमेंट यहाँ दिखाई दे देगा। लेकिन जब आप अपनी बुक्स देखोगे तो आपकी बुक्स में क्या होगा कि आपकी बुक्स में टोटल फिगर होती है। टोटल फिगर जो होगी वो किस तरह होती है, सपोज आपने 1.5 लाख की टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है आपकी टोटल सेल पूरे साल की, ठीक है ना। उसके ऊपर टैक्स रेट्स जो है वो आपने अलग अलग बाइफिकेट करके बताने हैं। अगर 1.5 लाख का बाइफिकेशन
3 या 4 टैक्स रेट्स में, तो उनको अपने अलग अलग करके बताना है, और अगर एक में है तो अपने एक में तो इजीली पता ही लग जाएगा। सपोज इसमें अगर 1 लाख रुपए जो है वो 18% का है, ये समरी आपने बना लेनी है, ठीक है। 20,000 रुपए जो है वो 12% का है, ठीक है। फिर 30,000 रुपए जो है 25 ले लेते हैं, 25,000 रुपए जो है वो 28% का है, और 5,000 रुपए जो है वो 0% का है, ठीक है ना। तो ये 1.5 लाख का आपने बाइफिकेट कर लेना है पहले अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप अपनी बुक्स को कभी भी देखोगे तो अगर सेल में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो दिखाई दे रही होगी वो 1.5 लाख दिखाई दे रही होगी, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनके लिए तो वहां पे वो परसेंटेज वाइज सेल दिखाई दे रही, लेकिन जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, जो एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए वर्किंग थोड़ी सी हार्ड होगी। तो ये वर्किंग वो पहले कर लेंगे कि 1.5 लाख का बाइफिकेशन जो है वो किस तरह से है। 1 लाख की 18% वाली कितनी है, 12 वाली कितनी है, 28 वाली कितनी है, और 0% वाली कितनी है। देखिए 5% भी होता है वैसे, 5% वाली अगर है तो वो भी आपने बता देनी है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में अगर आप चेक करें तो ये है B2C वाली से, ठीक है ना। आपने जो बाइफिकेशन करी वो रेट वाइज करी, ठीक है ना, लेकिन आपने रेट वाइज तो बाइफिकेशन करनी है, प्लस आपने B2B, B2C या फिर कोई एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, वो वाली अकॉर्डिंग भी आपने बाइफिकेशन कर ली है। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप अलग से एक और बना लेंगे, यानी कि 1.5 लाख रुपए में से आपने सपोज 80,000 रुपए जो है वो तो B2B के बेस है, ठीक है। 25,000 रुपए जो है वो है B2C के। देखिए B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन, जो जिनके पास जीएसटी नंबर है उनको अपने सेल करिए, तो 80,000 तो वो वाली सेल हो गई, ठीक है। B2C जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, वो B2C वाली हो गई, ठीक है। फिर 25,000 रुपए जो है, फिर 30,000 रुपए जो है वो आपकी मान लीजिए एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। अब 15,000 का जो बचा वो आपने जो है नील रिलेटेड कह सकते हो, या फिर अदर जो मिसलेनियस में आ गया वो वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल 1.5 लाख हो रहा है, लेकिन अब इसका भी हम टोटल करें तो 1.5 लाख हो रहा है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये परसेंटेज वाइज है, ये सेक्शन वाइज है। तो परसेंटेज वाइज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 लाख रुपए की अगर आप 18% सेल कर रहे हो तो उसमें से 80,000 रुपए की B2B होगी, लेकिन 20,000 की B2C भी हो सकती है, या फिर 10,000 की B2C भी हो सकती है, या फिर 5,000 की नेल भी होगी, बाकी की जो है बाइफिकेशन उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो वो बाइफिकेशन भी आपने अलग से बना लेनी है। सपोज 80,000 रुपए का अगर हम बाइफिकेशन करें तो 80,000 में से आपने जो B2B को सेल करी है वो करी है 60,000 की, और वो करी है 18% वाली, ठीक है। अगर इसमें भी बाइफिकेशन के रेट्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे। और 20,000 जो है मैं नॉर्मल बता रहा हूं अभी, वो B2C को करी, ठीक है ना, वो भी है 18% वाली। तो ये अगर आप चेक करें 80,000 जो है हम यहाँ B2B में दिखा रहे हैं, लेकिन 80,000 में हम 2 बाइफिकेशन अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलती हो सकती है। तो ये गलती ना हो तो इसलिए आप हमेशा जो भी परसेंटेज वाइज सेल है उसकी बाइफिकेशन करना स्टार्ट करिएगा। यानी कि अगर 18% की टोटल सेल जो है वो 1 लाख रुपए है तो B2B तो 80,000 रुपए है, तो यानी कि 80,000 रुपए जो है वो यहाँ नहीं होगा, वो 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख में से 80,000 जो है वो B2B का हो सकता है, क्योंकि जो तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया, और 20,000 रुपए जो है वो इन तीनों में से किसी और का हो सकता है। नेल वाले का तो नहीं होगा क्योंकि उसमें 18% वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। एक्सपोर्ट में कभी कभी 18% लगता है, जो अगर टैक्स का रेट टैक्स के साथ एक्सपोर्ट की सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, अदरवाइज वो B2C का हो जाएगा। तो 20,000 रुपए जो है वो आपका B2C का होगा, तो यानी कि 18% वाली जो सेल है ये आपकी बाइफिकेशन जो है इसके साथ मैच हो जाएगी। सर एक्सपोर्ट में तो जीएसटी रहता ही है,
नहीं, एक्सपोर्ट में शो कर सकते हैं, पर उसमें तो एफओबी वैल्यू जो रहती है INR में शो कर देते, बाकी तो USD में शो करना पड़ता है। हाँ, वो USD में करना होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं विदाउट GST या विद GST। तो अगर जो विद GST करते हैं तो वो तो 18% टैक्स भरते ही है ना, वो भले ही बाद में रिवर्स कर ले, ठीक है ना। तो आप जो बाइफिकेशन बनाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग पहले बना लेंगे, तभी आप 9 भरने में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसमें आते हैं, देखिए इसमें सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो आ गया, यानी कि B2C वाला जो आ गया वो इतनी वैल्यू जाएगी, टैक्सेबल इतनी थी, GST IGST और GST इतना है, टैक्स इसमें नहीं है। फिर है सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन में टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, IGST इतना भरा हुआ है, GST IGST इतना भरा हुआ, ठीक है ना। फिर है जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ, यानी कि कोई भी एक्सपोर्ट जो जीरो रेटेड वाली है वो अगर वैल्यू है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है, उसमें हमेशा IGST नहीं भरा जाता है, तो इसलिए दोनों कॉलम जो है ब्लैंक हो रखे हैं यहाँ पे, देखिए वो उनको आप भर भी नहीं सकते। फिर है SEZ, यानी कि कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेशल रेट्स में लगा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर है डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट में भी अगर कोई है तो वो यहाँ पे बता सकते हैं, वैसे नॉर्मली बहुत कम ही होता है डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर है एडवांसेस ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, ठीक है ना। कोई ऐसा एडवांस जिसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया है लेकिन आपने इनवॉइस नहीं बनाया है, जैसे कि मैंने GST रन करते हुए बताया था आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसा हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में आ जाता है, हमें ऑर्डर मिलता है कुछ बनाने का, तो वो पार्टी क्या करती है वो पैसा एडवांस में दे देती है, ठीक है ना। तो हम उस ईयर या फिर उस मंथ जो है वो बिल नहीं बना पाते, वो काम पूरा नहीं कर पाते, तो वो एडवांस का जो पैसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि आप उस पर टैक्स भर सकते हैं सेफ रहने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग एडवांस लेके बैठ जाते हैं, वो 6 महीने बिल नहीं बनाते हैं और ना माल डिलीवरी करते हैं ना 6 महीने तक बिल रेज करते हैं, तो उस केस में जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। उस केस में जो पार्टी को माल चाहिए था उसने जब एडवांस दिया तो वो एडवांस के ऊपर उसको बेसिकली बिल मिलना चाहिए, जिससे बिल से वो उसको इनपुट क्रेडिट ले लेता, लेकिन वो पैसा ही उसके पास सारा पड़ा, ना बिल आया ना पैसा आया, तो उस केस में उसको नुकसान हो रहा था और गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट उस केस में कहती है कि आपके पास तो एडवांस आया है और आप इनवॉइस अगर इशू करना भूल गए या फिर आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स GST एडवांस टैक्स के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। तो अगर किसी ने वो भरा है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। फिर है इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आपने कोई भी रिवर्स चार्ज पूरे साल में जिस लिया है रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स पे करा है तो वो वैल्यू यहाँ पे आपने बता देनी है, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज की जो वैल्यू होती है, रिवर्स चार्ज की वैल्यू जो होगी वो आपकी टोटल वैल्यू में इंक्लूड होगी, ठीक है ना। ये 2,03,000 रुपए जो वो इसमें अंदर इंक्लूड होगा। अगर आप GSTR 1 देखेंगे तो GSTR 1 में यहाँ पे जो आ रहा है आपका 2 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना। इसमें जो रिवर्स चार्ज वाला सेक्शन है ये अमेंडमेंट है, इसमें एक रिवर्स चार्ज वाला सेक्शन आता है, इसमें वो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन वो इसी में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है ना। तो रिवर्स चार्ज वाला सेक्शन होगा वो आपने ध्यान से चेक कर लेना कि आपकी बुक्स के अंदर भी आपने रिवर्स चार्ज जो है वो उतने की ही बुक कर रहे हैं और उतने की ही टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि इतना हमने टैक्स पे करा है तो इतना ही हमने रिवर्स चार्ज का इनपुट भी लिया है। अगर आपको ट्रैक करना है तो वो इसके अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्स चार्ज के ऊपर अगर आपने कोई भी लायबिलिटी पे करी है और उतना इनपुट दिया है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर है सप्लाइड ऑन व्हिच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, अगर कोई ई-कॉमर्स वाली सेल है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई सेल करी है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई भी टैक्स भरा है तो वो वाली सेल और वो वाला टैक्स आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर आ गया सब टोटल। सब टोटल में बेसिकली क्या है कि ये जितनी भी सेल्स आपने करी है ये सारा जो है इसका टोटल यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है देखिए कि अगर हम 2,03,000 के अकॉर्डिंग चले तो आपका GSTR 1 में 2 लाख से कह रहा है मैं 2 करोड़ के अकॉर्डिंग चले, 2 करोड़ 3 लाख के अकॉर्डिंग चले तो GSTR 1 में आपका जो आ रहा है यहाँ पे वो 2 करोड़ आ रहा है। और हम लास्ट में भी अगर चेक कर रहे हैं
तो यहाँ पे 2 करोड़ ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें 2 करोड़ 87 में 249 जो है वो इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे चेक करिए ये आ रहा है 2 करोड़ 87 लाख, तो इसके अंदर जो है आपका 249 रिवर्स चार्ज वाला जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और प्लस जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन जो B2C वाले जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पैसा आपका आ रहा है 2 करोड़ 3, यहाँ पे आ रहा है 66,000, 2 करोड़ 3,66,000, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 2 करोड़ 87,000। मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2 करोड़ 3,66,855, ठीक है ना। इसमें से जो B2B वाली है वो है 2 करोड़ 87,936, ठीक है ना। तो आपके पास कितना बच गया 2,78, 2,78 में से हम रिवर्स चार्ज घटा देंगे 249,319, ठीक है। तो ये 29,600 का ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,00,87,936, ठीक है ना। ये जो ले रहा है ये सिर्फ B2B वाला ले रहा है, इसमें ये वाले और ये वाला इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो टोटल है उसमें वो सारा प्लस हो गया है। तो इट मींस आपने GCR 1 कहीं ना कहीं गलत भर दी है, या आपने B2C वाली जो फिगर है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करी है, ठीक है ना। अगर आप GSTN 9 भर रहे हैं और GSTN 9 में अगर कोई वैल्यूज आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देते हैं और वो आपका GSTN 1 के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है, तो इट मींस कितने रुपए का टैक्स आपको जो है वो भरना पड़ेगा। यानी कि ये 2360 और 2360 जो है वो आपको भरना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज में तो आपने भर ही दिया होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में कोई भी इनपुट एडजस्ट नहीं होता, आप सीधा बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं और बैंक उसके अकॉर्डिंग उतना ही इनपुट ले लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे तो ये टैक्स भर दिया B2B का, लेकिन B2C का हमने नहीं भरा। लेकिन जब हम रिटर्न भरने लगे GSTN 9 हमने अपनी बुक्स को टैली करा, बुक्स के अकॉर्डिंग फिगर्स बनाई, तो हमने ये देखा कि इतनी अमाउंट जो है वो रह गई थी GSTN 1 में भरने के लिए इसी मंथ में, ठीक है ना। अगर आप श्योर हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, अगर आप श्योर नहीं है तो आप ऐसे ही चल सकते हैं, ठीक है ना। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बुक्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे फिगर्स भरिएगा, क्योंकि अगर कोई भी लायबिलिटी अगर रहती होगी बुक्स के अकॉर्डिंग तो वो आप यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्रेडिट नोट्स। देखिए क्रेडिट नोट्स इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E, यानी कि B2E जो है कॉलम वो ये वाले होंगे BCDE, यानी कि ये जो 4 कॉलम थे इनके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट्स बनाए हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देने हैं। अगर कोई डेबिट नोट्स बनाए हैं तो आपने यहाँ पे बता देने हैं। सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अगर आपने अमेंडमेंट करके कोई भी अपनी सेल को इंक्रीज करा है, ठीक है ना, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। प्लस का मतलब होता है इंक्रीज किया है, और सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट से आपने कोई भी सेल डिक्रीज करी है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। देखिए ये कॉलम जो यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने ये भर रखा है। अगर आप GSTN 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वो अमेंडमेंट वाला कॉलम हमें दिख रहा था। ये देखिए ये अमेंडमेंट वाला कॉलम जो है हमें दिख रहा था। हमने गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया था, लेकिन हमें कम टैक्स भरना था। अमेंडमेंट में जाके हमने उसको ठीक कर लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे सब टोटल हो जाएगा इसका, सब टोटल आपका जो है वो कितना आ गया 8,400 इधर आ गया, 8,400 इधर आ गया, और ये माइनस में आ रहा है। ये माइनस का मतलब ये होता है कि आपका जो टैक्स है वो टैक्स जो है उतना कम हो जाएगा। यानी कि पहले जो आपका टैक्स यहाँ पे 12,94,000 आ रहा था, असल में जो आपने भरना है वो 12,85,000 भरना है, ठीक है ना। आपने इतना जो है क्रेडिट नोट वो आपने लेस कर दिया, ठीक है। ये सेल वाला कॉलम समझ में आया सबको? इसमें किसी को क्वेश्चन? तो मैं नेक्स्ट चलूं। जी वाला कॉलम समझ में नहीं आया। जे वाला जो कॉलम है वो डेबिट नोट्स इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम कोई भी सेल का बिल हम करते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये बिल जो है कम का कट गया, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरा बिल भी काट के दे सकते हैं डिफरेंस अमाउंट का। लेकिन अगर पार्टी ये कहती है कि हमें दूसरा बिल नहीं चाहिए, हमें बिल का रेफरेंस वही चाहिए, तब आप उस केस में डेबिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट जो है डिफरेंस अमाउंट का इशू करोगे, तो वो डेबिट नोट जो है अगर इंक्रीज करने के लिए बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देते हैं, ठीक है।
मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ सबको शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले आपने अपनी बुक्स को टैली कर लेना है, क्या आपकी बुक्स GSTR 1 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है ना, GSTR 1 के अकॉर्डिंग अगर आपकी बुक्स है तो आप GSTR 9 भरने आ जाइएगा। GSTR 9 जब भरेंगे तो वहां पे ये चीजें जो है वो अलग अलग बतानी होगी। इस बार ये जो चीजें होंगी वो पूरे साल की होंगी, किसी मंथ की नहीं होगी। तो पूरे साल की जो फिगर्स हैं उनको जब आप बाइफिकेट कर लेंगे B2C में, B2B में, एक्सपोर्ट में, तो आपने वो फिगर्स यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना। जब हमने ये फिगर्स लिखना स्टार्ट करी अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो ये फिगर्स जो है ये ज्यादा हो जाती है। ये हो रही है 2 लाख 2 करोड़ 3 लाख। ठीक है ना, इसके अंदर हमने B2B भी बता दिया, B2C भी बता दिया, एक्सपोर्ट भी बता दिया, रिवर्स चार्ज भी बता दिया, ई-कॉमर्स वाला है वो भी बता दिया। ठीक है ना, ये सारी भी चीजें हमने यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पे जो इनके अकॉर्डिंग सेल निकल रही है वो निकल रही है 2 करोड़ 3 लाख। लेकिन जब हम GSTR 1 को चेक करते हैं तो वहां पे 2 करोड़ 87 हजार ये आ रहा है। तो वो 2 करोड़ 87 हजार क्यों आ रहा है, तो वो एक बार डिफरेंस जरूर चेक कर लेना है। 2 करोड़ 3 लाख में से रिवर्स चार्ज तो पहले निकाल लीजिए। रिवर्स चार्ज तो बेसिकली आप ही क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर आपने टैक्स भरना होता है और आप उतना इनपुट कर लेते हैं। जब हमने इसको इसमें लेस करा तब भी हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा था, 29,600 का। तो 29,600 का जब हमने डिफरेंस चेक करा तो वो B2C वाला था। तो B2C वाला जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने GSTR 1 में किसी मंथ में B2C की सेल नहीं दिखाई है। ठीक है ना, ये जो डाटा है ये पूरे साल का डाटा है। तो आपने किसी भी मंथ में B2C की सेल करी है, लेकिन आपने B2C की जो सेल है वो आपने यहाँ पे नहीं दिखाई है। ठीक है, B2C वाला अगर मैं कॉलम यहाँ पे बताऊं तो वो हो जाता है ये B2B, B2CL, B2CS अदर्स। अगर आप यहाँ पे चेक करें 7 वाले कॉलम में, यहाँ पे आपने B2C की कोई भी सेल नहीं दिखाई है GSTR 1 में। आप चाहे एक अपनी जो है एंट्री को और एक रिटर्न को जो भी मैन्युअली चेक कर सकते हैं ओपन कर करके कि कहीं आपकी गड़बड़ तो नहीं हुई, कहीं ये डाटा तो नहीं गलत हो रहा। और अगर आपने सही नहीं दिखाई है तो आप यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि इतना टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा, 2360 रुपए 2360 रुपए ये तो भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपके क्रेडिट नोट्स आगे देंगे। क्रेडिट नोट्स अगर आपने किसी के लिए बनाए हैं तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे सारे, यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। डेबिट नोट्स जो बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आपने बता देने हैं। अगर कोई अमेंडमेंट करी है आपने बढ़ाने के लिए चाहे घटाने के लिए तो वो यहाँ पे बता देनी है। ठीक है ना, तो उसका टोटल जो है वो सारा यहाँ पे आपका आ जाएगा। वो जो टोटल आएगा वो टोटल जो है वो आपका H कॉलम और M कॉलम को माइनस करके आएगा। ठीक है ना, H प्लस M लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जो फिगर्स आ रही है ये माइनस में आ रही है, तो इसलिए ये टैक्स को कम कर रही है। अगर यहाँ पे देखें 12,94,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12,85 है, तो वो उसको कम कर रही है। तो इतना ही टैक्स आपने अपनी बुक्स में भी भरा होना चाहिए। इतना ही आपका जो सेल का जो टैक्सेबल होना चाहिए वो भरा होना चाहिए। सर अभी जैसे आपने पहले बताया था GSTR 1 में अगर ए इनवॉइसिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 में चली जाती है। सिमिलरली अगर ए इनवॉइसिंग वाला सेक्शन एक्टिवेट है तो क्या ऐसे GSTR 9 में भी कुछ हो जाएगी? हाँ, GSTR 9 में ये जो फिगर्स होती है ये ऑटोफिल होती है। ऑटोफिल जो है वो ऑटोफिल जैसे आप ओपन करेंगे तो ऑटोफिल ऑलरेडी होती है, लेकिन आपने जरूर चेक कर लेना है अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अपनी बुक्स को ऑडिट तो करवाएंगे ना। तो देखिए तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 करोड़ से ऊपर के GSTR 9 भरनी जरूरी है, आपका GST ऑडिट का भी केस होगा, तो इसलिए वो ऑलरेडी आपकी बुक्स को चेक कर लेगा कि आपने कहीं गलती कर रखी है, तो वो उसको एडिट करके यहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है सर, इसमें एग्जेम्प्टेड सेल कहाँ पे शो होगा सर? कौन सा एग्जेम्प्टेड सेल जो टैक्स फ्री गुड्स होते हैं सर, एग्जेम्प्टेड में जाता है वो सर? हाँ, एग्जेम्प्टेड वाला इस सेक्शन में नहीं है। एग्जेम्प्टेड वाला इस सेक्शन में नहीं है, पब्लिक सेक्शन में आता है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, उसके ऊपर तो 0% टैक्स होता है ना। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रिलेटेड वाली वैल्यूज आ रही है। फिर यही 2 कॉलम जो है वो ब्लैंक हो रखे हैं, अदरवाइज सब में टैक्स है। ठीक है, ये था हमारा एग्जेम्प्टेड सेल्स तो वैल्यू की इंक्रीज होगी ना सर। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ इंक्रीज हो गई है। हाँ, वो इस कॉलम में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट कॉलम में आएगा। ओके, ठीक है, ये था 4th कॉलम। अब हम अगले कॉलम में आते हैं।
ये था हमारा फोर्थ कॉलम जिसमें हमने टैक्स भरना है इसी अमाउंट के ऊपर, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड, नेम रिलेटेड और ड्यू रिलेटेड में टैक्स नहीं भरना होता। अब हम आते हैं फिफ्थ कॉलम में, डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी कि कोई भी ऐसी सप्लाई, कोई भी ऐसा सेल करिए आपने या जॉब वर्क करा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरना। हम इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये दोनों ये टैक्स वाले सारे सेक्शन जो हैं वो ब्लैंक हो रखे हैं। यहाँ पे आप टैक्स तो भर ही नहीं सकते, मतलब टैक्स दिखा ही नहीं सकते आप। अगर आपने किसी अमाउंट के ऊपर टैक्स भरा है तो वो इस कॉलम में नहीं आएगा। इस कॉलम में सिर्फ वही अमाउंट आएंगी जिनके ऊपर टैक्स जीरो होगा, ठीक है ना। नॉर्मल केस में बोलो तो जीरो होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर एक्सपोर्ट करिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाली तो यहाँ पे बता देंगे आपने। एसईजी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाली कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो यहाँ पे बता देना है। सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर किसी सप्लाई के ऊपर को किसी पार्टी ने रिवर्स चार्ज पे करा हुआ है रेसिपिएंट के लिए, ठीक है ना, ये स्पेशल केस होता है, वैसे नॉर्मली में ये नहीं होता। किसी के लिए रिवर्स चार्ज पे कर रखा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना। अदरवाइज जो रिवर्स चार्ज है सारा वो वहीं पे आएगा। फिर है सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9(5) सप्लायर। यहाँ पे वो वाली सेल आएगी जो आप ई-कॉमर्स की सेल कर रहे हैं, ई-कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स जो है वो आप नहीं भरते। टैक्स जो है वो ई-कॉमर्स वाला ही भरेगा। सपोज फ्लिपकार्ट में अपने अकाउंट बना लिया, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहां से आपकी सेल हो रही है, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि टैक्स के जो पैसा होता है वो आपको वापस कर देता है। लेकिन कहीं जो स्मॉल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अभी भी नया स्टार्टअप किया हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं सेल बढ़ाने के लिए अपनी वो कहते हैं कि आपके रिटर्न्स भी हम ही भर देंगे, ठीक है ना। तो वो टैक्स के पैसे आपको नहीं देते, तो उस केस में वो टैक्स भरते हैं। तो अगर वो वाला कोई आपका जो है अगर ई-कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म तो उसकी सेल आपने यहाँ पे बता देनी है। फिर आ जाएगा एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड, नॉन जीएसटी, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड वाली अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। रिलेटेड है तो आपने यहाँ पे बता देनी है। नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड नो सप्लाई, अगर कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है तो वो आपने यहाँ पे बता देनी, ठीक है ना। मैंने ये बता रखा है पहले भी कि एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होती है। तो अगर किसी को डाउट है तो वो उसमें ध्यान से फिगर करेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा टोटल, सब टोटल जो है वो A2F है जो यहाँ पे आ जाएगा 7,81,000 रुपए। फिर है क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर इनकी जो भी आपने ये वाली सेल करी है इनमें अगर आपने कोई क्रेडिट नोट काटा है, सपोज आपने अनलिमिटेड वाली 1 लाख रुपए की सेल करी, टैक्स तो आपने नहीं भरना था, ना ही टैक्स पार्टी आपको देगी, लेकिन वो आपको बाद में पता चला कि नहीं ये जो सेल थी वो 1 लाख की नहीं थी, ये सेल जो थी वो 50,000 की थी, ठीक है ना। तो आप उस पार्टी को क्रेडिट नोट भी दे सकते हो। तो क्रेडिट नोट जब आप दोगे तो वो क्रेडिट नोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है ना। अगर डेबिट नोट दिया है, अगर डेबिट नोट अगर सेल बढ़ानी है तो आप डेबिट नोट इशू करोगे, डेबिट नोट में आप उसको यहाँ पे बढ़ा दोगे उस अमाउंट से। टैक्स की अमाउंट नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ कि इसमें टैक्स की अमाउंट नहीं होगी, सिर्फ सेल की अमाउंट जो है टैक्सेबल वैल्यू जो है सिर्फ वही बढ़ेगी। अगर अमेंडमेंट के थ्रू प्लस या माइनस हुई है तो वो यहाँ पे बता देंगे आपने, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका टोटल टर्नओवर ऑन व्हिच टैक्स इज टू बी पेड G+L अबव। यहाँ पे जितना भी टर्नओवर है उन सबका प्लस और माइनस करने के बाद जो आपका टोटल आएगा वो आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस 4N + 5M, ठीक है ना। और 4N यानी कि फोर्थ कॉलम जो हमारा था और जो ये 5 वाला कॉलम है 7,81,000 ये वाला जो कॉलम है, ये हम इन दोनों को प्लस करके ये जो फिगर है यहाँ पे मेंशन हो गई। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जो फोर्थ कॉलम था वो फोर्थ कॉलम ये था, यहाँ पे था 2,03,000 रुपए, ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे अब जो हो रहा है वो हो रहा है 2,08,000 रुपए, ठीक है ना। अगर आप चेक करें 4N + 5M -4G 4G1 यानी कि फोर्थ वाला कॉलम में 4N यानी कि ये हो गया -4G, ठीक है, ये वाला 4G और 4G1 यानी कि रिवर्स चार्ज जो है वो उन्होंने लेस कर दिया,
यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू में से रिवर्स चार्ज पहले उन्होंने लेस कर दिया, ठीक है ना। रिवर्स चार्ज लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसने ये वैल्यू जो है वो प्लस कर दी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया सबको? तो इसलिए जो है 2 करोड़ और 8 लाख आ गया, ठीक है। इसमें किसी भी क्वेश्चन? ये बड़ा सिंपल है, इसमें तो सारी जो रिलेटेड वाली सप्लाई होंगी वो यहाँ पे आपने दिखानी है। कोई भी अगर आपने एक्सपोर्ट सेल करी है, रिलेटेड वाली करी है, एक्सपोर्ट वाली करी है, तो वो सारी आपने यहाँ पे बता देनी है। जिनके ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा है वो सारे आपने यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। नेक्स्ट कॉलम है 6। ये 6 कॉलम जो है वो है आईटीसी वाला, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में जितना आईटीसी, जितना भी इनपुट क्रेडिट आपने अवेल किया है, जितना भी इनपुट क्रेडिट आपने लिया है, वो सारी डिटेल्स जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है। इनपुट क्रेडिट डिटेल के लिए भी आपको अलग से वर्किंग करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे आपने ये वर्किंग करी थी सेल के लिए, 18% वाली कितनी होती है, B2B वाली कितनी होती है, ठीक है ना, B2C वाली कितनी होती है। इनपुट केस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सपोज इनपुट केस में आपने 1.5 लाख का टोटल इनपुट लिया, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये तो आपने बनाना ही बनाना है। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये तो आपने बनाना ही बनाना है। ये 18% वाला इनपुट कितना था, 12 वाला कितना था, 28 वाला कितना था, ठीक है ना। फिर थर्ड सेक्शन ये वाला हो गया, B2B वाला कितना था, B2C वाला। B2C में तो नहीं मिलता, अगर हम चेक करें B2C में नहीं मिलता हमें इनपुट। एक्सपोर्ट में इनपुट हमें रेयर केसेस में मिलता है, जो कस्टम ड्यूटी जिन्होंने पे कर रही है उनका मिलता है, और रिलेटेड वाले में नहीं मिलता। तो जो भी आपका ये इनपुट होगा वो मैक्सिमम जो होगा वो B2B वाला ही होगा या फिर रिवर्स चार्ज वाला होगा। तो आपने ये जो 1.5 लाख को बाइफिकेट करना है, इस बार इसको कुछ इस तरह बाइफिकेट कर लीजिएगा कि B2B का जो है आपका वो तो सपोज 1 लाख रुपए हो गया जो इनपुट क्रेडिट आपके पास आया, ठीक है। 25,000 रुपए जो है वो आपकी रिवर्स चार्ज वाले जो होगी वो आ गया, ठीक है। 25,000 रुपए जो है वो आपका कोई और अदर है। अदर्स में मैं इससे लिख रहा हूँ कि अदर्स में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, जैसे ISD हो जाता है या फिर कोई भी सप्लाई आपकी जो है परचेज की वो इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। जैसे किसी ने आपको बिल दिया था 1 लाख रुपए का, लेकिन टोटल बिल जो बना था वो 1.5 लाख रुपए का बना था, उसने बाद में एक अमेंडमेंट करके उसमें 1.5 लाख कर दिया या फिर एक डेबिट नोट इशू करके दे दिया, तो वो सारी चीजें होंगी वो अदर्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। ये लास्ट कॉलम में हटा देता हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि ये 1.5 लाख रुपए का जो आपने इनपुट दिया, वो इनपुट कैसे कैसे लिया, वो कैसे कैसे में क्या 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 कैटेगरीज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली 3 कैटेगरीज होती हैं उसमें। एक होता है जो परचेज के अगेंस्ट आप इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। एक होता है जो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आप इनपुट लेते हैं। एक होता है जो कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग आप जो इनपुट लेते हैं। देखिए कोई भी बिल अगर आपके पास आता है, सपोज आप अगर आप सीमेंट का काम करते हैं, अगर आप सीमेंट का ही बिल आता है आपके पास, तो वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली परचेज हो जाता है, ठीक है। फिर आपने अगर कोई भी ऑडिट करवाया तो ऑडिट का आपके पास बिल आता है, तो ऑडिट बिल वाला जो होता है वो एक्सपेंसेस में आ जाता है। ऑडिट पे आपको इनपुट मिलना बिल्कुल जायज है, आपको इनपुट मिलेगा उसमें, तो वो जो होता है वो एक्सपेंसेस वाला होता है। जितने भी तरह के एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में होते हैं लीगली वाले, तो वो एक्सपेंसेस का इनपुट वो आपने अलग से उसमें बता देना है। और अगर कैपिटल गुड्स कोई बिल आपके पास आता है, जो आपने कोई मशीनरी खरीदी, कार खरीदी, तो अगर आपने उसके ऊपर कोई इनपुट लिया है तो वो वाला इनपुट जो है वो यहाँ पे बता देना। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए को आपने उसके अकॉर्डिंग बाइफिकेट कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि इस परसेंटेज वाइज हो, ये फिगर्स जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। 30,000 रुपए जो है आपका एक्सपेंसेस वाला था और 30,000 रुपए जो है आपका कैपिटल गुड्स वाला। तो ये डिटेल बनाने के लिए आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। आपने जो टोटल इनपुट लिया, देखिए फर्स्ट कॉलम में एक कॉलम टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग आपने जितना भी इनपुट लिया, 3B हम बेसिकली 2A के मैच करके ही करते हैं। 3B के अकॉर्डिंग इनपुट जो हमने लिया वो ये वाला इनपुट लिया,
16 लाख यहाँ पे लिया, 6 लाख यहाँ पे, 6 लाख यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 गुड्स आ रहे हैं, देखिए इनमें है सबसे पहला इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट, इनवर्ड सप्लाई रिवर्स टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एससीसी। कोई भी ऐसी सप्लाई, कोई भी ऐसे परचेज के बिल जो इंपोर्ट के नहीं होने चाहिए, रिवर्स चार्ज के नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्टर्स वाले हैं तो वो उसके अंदर हो सकते हैं। उन तीनों को आपने यहाँ पे बाइफरकेट करके बता देना, ठीक है ना। वो इनपुट जो है वो आपका बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, ये सारा इनपुट है, कैपिटल गुड्स उसमें नहीं है और इनपुट सर्विसेज। सर हम लोग को रिवर्स चार्ज लगता है, वो किसको देना पड़ेगा? फ्रेट में जो है वो आपका रिवर्स चार्ज लगता है, वो अलग सेक्शन आएगा ना अभी, वो सेक्शन अलग आएगा, वो सेक्शन अलग आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है जितने भी परचेज के अगेंस्ट आपने लिए हैं वो वाला इनपुट जो है वो अपने यहाँ पे बता देना। इसमें कैपिटल गुड्स नहीं है, इनपुट सर्विसेज नहीं है, कोई भी सर्विस का बिल नहीं है इसमें, और कैपिटल गुड्स नहीं है, यानी कि एक्सपेंसेस नहीं है इसके अंदर सर्विसेज वाले, और कैपिटल गुड्स नहीं है। तो 16,15,000 की फिगर यहाँ पे है। ये टोटल इनपुट जो बनता है वो 16,27 का बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं सी वाले में, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। कोई भी ऐसी सर्विस जिसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज बनता था और आपने रिवर्स चार्ज भरा भी है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट आपने जो इनपुट लिया है वो इनपुट आपने यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पे भी 3 सेक्शन है, इनपुट्स है, कैपिटल गुड्स है और इनपुट सर्विसेज है। जो फ्रेट वाला जो सेक्शन होता है वो सर्विसेज वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर कोई माल वगैरह तो सप्लाई नहीं होता, तो इसलिए ये इनपुट सर्विसेज में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो रिवर्स चार्ज के ऊपर जितना इनपुट लिया था वो हमने इनपुट सर्विसेज में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 16,15,000 और 12,000 अगर हम प्लस करें तो ये 6,27 ही हो जाता है। उसके बाद अगला कॉलम है डी वाला, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी एबल्ड। कोई भी ऐसी सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन की जिसमें रिवर्स चार्ज आपने भरना था, कोई भी ऐसी रजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई जो रिवर्स चार्ज जिसके ऊपर आपने भरना था। देखिए ये फ्रेट वाला केस होता है, ये अनरजिस्टर्ड वाला हो जाता है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड वाले भी कई केसेस होते हैं जैसे कि एडवोकेट का बिल हो गया या डॉक्टर्स का बिल हो गया, तो उस केस में अगर आपने रिवर्स चार्ज भरा है तो वो आपने यहाँ पे बता देना, वो आपने बाइफरकेट कर लेना है। पहले अपनी 16,27,000 के अमाउंट को आपने 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर लेना है, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, ठीक है ना। एक्सपेंस नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो परचेज, एक्सपेंसेस और कैपिटल गुड्स। एक्सपेंसेस में जैसे सर्विसेज वाले जो है वो बाइफरकेट कर लीजिएगा, बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपको कोई मिला है, कोई भी कस्टम ड्यूटी आपने पे करी थी, वहां पे अगर आपको इनपुट मिला है तो वो यहाँ पे आपने बता देना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कोई भी अगर सर्विसेज का इंपोर्ट किया है आपने तो वो यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। अगर आईएसडी के अकॉर्डिंग आपको कोई इनपुट मिला है तो वो यहाँ पे बता देना है आपने। आईएसडी में मैंने पहले बताया था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये बेसिकली आपकी की फर्म होती है, लेकिन वो आईएसडी फर्म होती है, तो वो उसके हाथ में पावर होती है कि वो अपना इनपुट जो है आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम। देखिए अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम का मतलब होता है कि अगर कोई भी आईटीसी आपने पहले नहीं लिया था, आपने उसको रीक्लेम वाले सेक्शन में डाल दिया था कि वो बिल बेसिकली आपके पास आया ही नहीं था उस मंथ में, लेकिन आपने जिस मंथ वो बिल आपके पास आया पोर्टल के ऊपर तब आपने उसको रीक्लेम करा, तो वो वाली फिगर जो है वो आपने यहाँ पे बता दी, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका सब टोटल। सब टोटल आपका ये हो गया। डिफरेंस अगर कोई आ रहा है आई और ए में तो यहाँ मेंशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर जब आप इनपुट अपना बुक्स का चेक करते हैं वहां पे इनपुट पूरे साल का ये नहीं आ रहा है, इससे कम आ रहा है या फिर इससे ज्यादा आ रहा है, तो वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या पता 16,15,000 रुपए जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन क्या पता वो 16,20,000 रुपए होता है, ठीक है ना। तो 16,20,000 रुपए होता तो हम एक तरह से इनपुट जो है वो ज्यादा क्लेम कर लेते, ठीक है ना। तो वो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस निकल आता। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है इसको भरते हुए कि आपकी बुक्स आपके पोर्टल के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये जो फिगर जीएसटीआर 8 वाली जो है इसमें जितने भी बिल्स आए हुए हैं पूरे साल का रिकंसाइल करने के लिए आपके पास 6 महीने होते हैं। आप कोई बिल आपने नहीं लिया है, कोई बिल आपने जो छोड़ना था, वो सारी चीजें हैं, वो सारे जो बिल्स हैं वो सारा इनपुट जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उनमें से आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अपनी बुक को चेक कर सकते हैं कि सारे बिल्स आपने लिए हैं या नहीं लिए हैं।
सर ठीक है। किसी फाइनेंशियल ईयर का कोई बिल अगर आप लोगों ने मिस कर लिया है सर, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर का कोई था पूरा साल में हम लोगों ने मिस किया, तो उसको नेक्स्ट वाले में कब तक ले सकते हैं? नेक्स्ट वाले में आप सितंबर तक ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ओके ठीक है। सितंबर देखिए मेन जो है हमारी जो ऑडिट वाली रिटर्न्स होती हैं वो जाती है सितंबर में या अक्टूबर में जाती है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है, सितंबर 30 लास्ट डेट होती है। ठीक है ना। तो नॉर्मली जो रूल है वो 30 सितंबर तक का होता है। 30 सितंबर तक ही आप उसको ले सकते हैं, तभी आप अपनी फाइनल रिटर्न में पिछले साल की में बता सकते हैं कि इतना इनपुट जो है आपका रह गया था, जो आपने रीक्लेम करा है या फिर जो आपने अगले साल लेंगे वो वाली चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। ये था हमारा इनपुट वाला सेक्शन। अब हम अगले सेक्शन में आते हैं। डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर ये कोई भी आईटीसी आपने रिवर्स करा है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी है उस फाइनेंशियल ईयर का और आपने उसको बताया भी है उसके अंदर कि वो इनएलिजिबल है, वो उसके अंदर नहीं आता है, तो वो यहाँ पे आप बता देंगे। देखिए यहाँ पे एज पर रूल 37 आ रहा है, 39, 42, 43। ये बेसिकली जब हम जिस ईयर प्रीमियम में आईटीसी वाला सेक्शन करते हैं ये वाले सेक्शन वहां पे आते हैं। वहां पे जो भी आपने अगर सपोज आपने कोई गुड्स दे रखा है जिसके ऊपर 50% ही आईटीसी आपको मिलना था, 100% नहीं मिलना था, तो वो वाला 50% अगर आपने रिवर्स करा है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। कोई अगर इनपुट जो है आपके अगेंस्ट बनता ही नहीं है या फिर कंपोजिशन वाला है या किसी पार्टी ने आपके अगेंस्ट गलत कर दिया है तो वो आप हमें बता सकते हैं। कोई ऐसा बिल जो जिसकी पेमेंट आपने 18 महीने तक नहीं करी है या 6 महीने तक एटलीस्ट नहीं करी है तो उसका इनपुट भी जो है वो आप कहीं क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये फिगर जो है ये फिगर निकालनी थोड़ी सी टफ होती है। अगर आपका ये सीए भर रहा है जिसके 9 तो वो इस फिगर को मैच कर लेगा। जैसे कि एमएसएमई वाले हो जाते हैं, एमएसएमई का जरूर क्या है कि एमएसएमई में 45 डेज के अंदर आपको बिल की पेमेंट करनी होगी। ठीक है ना। अगर आप उसकी बिल की पेमेंट नहीं करते हो तो वो जो खर्चा है आपका वो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है ना। तो सेम इनपुट वाले केसेस में भी है, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो चाहे वो एमएसएमई हो चाहे विदाउट एमएसएमई हो, 6 मंथ्स का होता है वैसे तो, लेकिन अगर बेसिकली अगर आप 18 मंथ तक आपने नहीं करे तो उस केस में भी आपको वो इनपुट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आपने कोई भी रिवर्स करा है इनपुट तो वो आपने यहाँ पे बता देना। ठीक है। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये सेक्शन जो है आपका नेट आईटीसी अवेलेबल बता देगा कि जो भी आपने 6th कॉलम में दिखाया है और जो भी आप 7th कॉलम में दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेट आईटीसी जो आपका आ रहा है वो ये वाला आईटीसी आ रहा है। ठीक है ना। तो यही आईटीसी आपकी बुक्स में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 16 लाख 27,000 आ रहा है, यहाँ पे 6 लाख 23 और 623 हमने जो रिवर्स करा है वो जीएसटी में करा है और एचएसटी में। अगर हम यहाँ पे चेक करें 6th वाले कॉलम में लास्ट में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 681 आ रहा है, यहाँ पे 627 है, यहाँ पे 681 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 623 हो गया, यानी कि 81,000 में से 58,000 रुपए जो है वो लेस हो गए और 102 रुपए जो ये वाले थे वो लेस हो गए। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, 8th कॉलम में अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन भी है आईटीसी रिलेटेड आपके पास तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग आईटीसी जो है वो आपका ये बनता है 16,27,000 690 690। ठीक है ना। आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H। 6B में जो आपने दिखाया और 6H में जो दिखाया उसका टोटल जो है वो ये बनता है। उसके अंदर वो रिवर्स चार्ज वाला नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लाख 16 15 जो आ रहा है इसके अंदर 12,000 जो रिवर्स चार्ज में थे वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो आईटीसी विदाउट रिवर्स चार्ज वाला है। तो ये रिवर्स चार्ज हटा के आईटीसी आपने जो है यहाँ पे दिखाना है और आपने यहाँ पे दिखा दिया। फिर है आईटीसी ऑन inward supply other than import or inward supply liable to reverse charge but includes services received from SCG। ये बेसिकली है but availed in the next financial year। ये बेसिकली जो है आपको कोई भी ऐसा इनपुट जो आपने उस साल क्लेम नहीं करा था अब आप नेक्स्ट ईयर उसको क्लेम कर रहे हैं। सपोज आपने अप्रैल से लेके मार्च तक की सारी रिटर्न भर दी, लेकिन जब आपने रिकंसाइल किया तो आपको ये बात पता चली कि आपके एक बिल जो था वो आप
उसका इनपुट जो है वो अपने ना रह गया था, ठीक है ना, वो आपने जो खर्चा किया है वो भी नहीं दिया और उसका इनपुट लेना भी रह गया था। तो वो इनपुट आप मार्च की रिटर्न को एडिट करके तो नहीं ले सकते, आईटीसी को तो एडिट नहीं कर सकते आप, मार्च में अगर आपने भर दिया है तो आप उसको क्या करोगे, अप्रैल में ही ले सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कोई भी बिल अगर आपका पिछले फाइनेंस ईयर का है जिसमें आप आईटीसी लेना भूल गए या फिर बिल रह गया या वो किसी वजह से रुका हुआ था, तो उसको आप नेक्स्ट 6 मंथ में ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इनपुट जो आपने पिछले साल का क्लेम करा है इस साल में, तो वो यहाँ पे आपने बता देना है इस कॉलम के अंदर, सी वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 11,000 यहाँ पे आ रहा है, 9,000 यहाँ पे आ रहा है, 9,000 यहाँ पे आ रहा है और 11,21 सेस में आ रहा है। सेस तो हमारा बनता ही नहीं था, तो सेस का जो है इनपुट यहाँ पे पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जब अकाउंटिंग करी थी तो हमारे अकाउंटिंग के अंदर सेस नहीं आता है। तो सेस अगर किसी ने आपको गलती से बिल काट के दिया और उसने फाइल भी कर दी है तो उस चीज में आप सेस नहीं क्लेम करेंगे, सेस को आप अदर एक्सपेंसेस में डाल के खत्म कर देंगे, ये सेस आपके ऊपर बनता ही नहीं। तो ये वो इसके अंदर इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। फिर है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। फिर है अगर कोई भी आईटीसी आपके पास अवेलेबल था लेकिन आपने अवेल नहीं करा, ये करंट ईयर की बात हो रही है। ये वाला जो था ये प्रीवियस ईयर की बात थी, ये करंट ईयर की बात हो रही है। कोई भी ऐसा आईटीसी जो अवेलेबल था लेकिन आपने क्लेम नहीं करा, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोई भी आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, वो आपका इनएलिजिबल आईटीसी है, तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं आप उसको। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने आईजीएसटी पेड करा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कस्टम ड्यूटी के ऊपर आईजीएसटी कोई पे करा है, रिसीव किया है, इनपुट लिया है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर डिफरेंस, आपका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस सेक्शन का और इन सेक्शंस को माइनस करके। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू आई, ये कह रहा है इक्वल टू आई, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो आईटीसी उतना ही होना चाहिए। अगर आपका इंपोर्ट के ऊपर आईटीसी आपको मिला है तो ये डिफरेंस आपका आएगा, वो आपका ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें मैच नहीं हो रहा है, कोई इनएलिजिबल वाला था या कोई नॉट अवेल्ड वाला था, तो वो डिफरेंस आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाला कॉलम, ठीक है। देखिए ये जो सेक्शन है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है आईटीसी वाले जो है। आईटीसी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इनएलिजिबल होती हैं, बहुत सारी जो होती हैं वो आपने अवेल ही नहीं करी होती है। तो वो चीजों का अगर आपके पास डिफरेंस है, वो अगर सारा आपके पास डिटेल्स बनी हुई है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप उसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी आपकी निकल रही होगी तो वो लायबिलिटी आप पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बाकी आपका ज्यादा इनपुट निकल रहा है तो वो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल, तो वो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट ईयर वो आईटीसी जो है उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल्स ऑफ टैक्सेस में आता हूँ। ये 5 कॉलम जो है इनमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला पार्ट जिससे 9 करने वाला, वैसे ये ऑटो कैलकुलेटेड ही होती है फिगर, लेकिन आपने अपनी बुक्स के साथ जरूर मैच कर लेना है कि बुक्स में भी आपकी उतनी ही आईटीसी की फिगर आ रही है या नहीं आ रही, की फिगर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। तो वो जरूर आपने मैच कर लेना है, क्योंकि अगर आप 9 भरने में गलती कर देते हैं तो 9C इससे भी ज्यादा टफ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 9C में तो गलती के चांस ही नहीं है। अगर आप कोई गलती करके यहाँ पे कुछ गलत फिगर दिखा भी रहे हैं तो 9C में तो वो गलती ऑटोमेटिकली क्रैक आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी में क्वेश्चन है 8 कॉलम तक तो पूछ सकता है वो भी, कोई भी डाउट हो। जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं मैं सजेस्ट करूंगा कि वही 9 को ट्राई करें करने के लिए, अदरवाइज अगर आप सीए को दे देंगे तो सीए ज्यादा अच्छे से उसको भर देगा उसको। ओके, मुझे लग रहा है शायद सबको समझ में आ रही है या सारे कंफ्यूज हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट कॉलम में आता हूँ, 9th वाले कॉलम में। 9th वाला जो कॉलम है वो है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये जो टैक्स पेड है आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टैक्स पे करा है यहाँ पे उसकी डिटेल आपने दे दी। अब उसकी डिटेल कैसे देनी है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डिटेल्स जो है ये डिटेल्स हैं आपकी पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू आईटीसी, ठीक है। देखिए जो भी टैक्स पेबल आपका बनता था वो टैक्स पेबल जो है वो आपका ये आ रहा है। ये टैक्स पेबल आपका इसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि जितना भी आपका सेल थी और जितना भी आपका
परचेज जो है वो लेस करके आ रहा था। अगर हम चेक करके दोबारा देख लेते हैं, आईजीएसटी इसके अंदर 9 लाख आ रहा है, तो अगर आप आईजीएसटी चेक करेंगे तो वो 9 लाख रुपए आ रहा है। तो 9,72,000 रुपए जो आईजीएसटी है वो पूरे साल में आपने कैसे पे करा है? क्या आपने उसमें आईटीसी एडजस्ट करा है सारा का सारा, या आपने कोई चालान भी बनाया है? तो जब हम यहाँ पे चेक करते हैं 9 लाख रुपए आईजीएसटी हमने कैसे पे करा है, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है वो आपने आईटीसी से एडजस्ट करी, यानी कि आईजीएसटी जो है, ये वाला जो आईजीएसटी पे करना था, इसमें से 7 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो आईजीएसटी है आपका, वो आपने आईटीसी से पे करा, यानी कि आपको उतना इनपुट क्रेडिट मिला है जिससे आपने उस लायबिलिटी को पे कर दिया, और बाकी का जो बचा वो आपका 1,98,000 जो डिफरेंस रह गया वो आपने बैंक के थ्रू पे करा। तो ये डिटेल जो है ये आपने अपनी बैंक की पेमेंट की चालान से जरूर चेक कर लेनी। जितनी भी आप बैंक की पेमेंट से चालान से बैंक के थ्रू अगर कोई भी चालान बनाते हैं या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं जीएसटी के लिए, तो अगर आपने कोई लेजर अलग से बनाया हुआ है तो उस लेजर में आपको सारी एंट्रीज ट्रैक हो जाएंगी। अगर आप जब पूरे साल का जब चेक करेंगे तो आपने उसमें आईजीएसटी के अगेंस्ट जो टैक्स भरा है वो आपने 1,98,000 भरा होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। सपोज 1 लाख रुपए आपने आईजीएसटी भरना था, 2 लाख रुपए सीजीएसटी और 2 लाख रुपए एचजीएसटी। इसके अंदर पूरे साल में जब आप चालान बना के पे करा है बैंक के थ्रू, आप उसकी जब एंट्री करते हैं तो वो आप एंट्री को नॉर्मली कैसे करेंगे? जीएसटी चालान डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मली आप एंट्री यही करेंगे उसकी। जीएसटी चालान इसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है ना, और बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। बैंक से पैसा गया है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, और जीएसटी चालान जो आपने बनाया वो डेबिट हो रहा है। ये सिंप्लीफाइड तरीके हैं, मैंने आपको बताया है, लेकिन नॉर्मली एंट्री ऐसे नहीं होती। जब भी आप बैंक का चालान, बैंक के थ्रू आप कोई भी चालान बनाते हैं तो आपको उसके अंदर ये बताना है कि आपने आईजीएसटी के लिए जो है कितना बनाया, सीजीएसटी के लिए कितना बनाया, एचजीएसटी के लिए कितना बनाया, ठीक है। यानी कि आईजीएसटी डेबिट होगा, सीजीएसटी डेबिट होगा और एचजीएसटी डेबिट होगा, और बैंक जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो एंट्री होती है वो ऐसे होती है जब भी आप बैंक के थ्रू कोई भी चालान की पेमेंट कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड तरीके में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप आईटीसी टैली कर रहे होंगे तो आपका आईटीसी टैली नहीं होगा, आईटीसी के बैलेंसेस जो होंगे वो टैली नहीं होंगे, वो आपको वहां पे बताना नहीं पड़ेगा कि आईटीसी के अंदर आप बुक्स में कितना दिखा रहे हो, सीजीएसटी में कितना दिखा रहे हो, एचजीएसटी में कितना दिखा रहे हो। तो उस केस में अगर आप पहले से ही सिक्योर होकर चलोगे, पहले से ही एंट्री को बाइफिकेट करके चलोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे चालान जो है वो 80,000 का बनाया था, ठीक है ना। 80,000 में से आईजीएसटी जो है वो 30,000 का भरा है आपने, ठीक है, और सीजीएसटी एचजीएसटी जो है वो 25,000 का भरा है। तो अगर आप चेक करें तो ये 80,000 हो गए और ये 80,000 का टैली हो गए। तो आईजीएसटी जो है आपने बैंक के थ्रू जो भरा 30,000 का भरा। तो अगर आप पूरे साल की डिटेल चेक करेंगे तो यहाँ पे बैंक के थ्रू आपने जो आईजीएसटी भरा है वो 30,000 का भरा है। अगर आप सारी एंट्रीज को चेक करेंगे या सारा को लेजर्स को चेक करेंगे, उनकी बैंक की एंट्रीज को चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो पूरे साल में आपने जो भरा है वो 30,000 रुपए भरा, ठीक है ना। तो वही अमाउंट जो है यहाँ पे आपकी मेंशन होगी। ये डिटेल आपकी बैंक की पेमेंट्स के साथ मैच होनी जरूरी है। अगर बैंक की पेमेंट के साथ मैच नहीं हो रही है तो इट मींस आपने कहीं गलती करी, या तो बुक्स लिखने में या जीएसटी भरने में, ठीक है ना। तो वो आपको ये जो चीजें ये बड़े ध्यान से चेक करके करनी है। सीजीएसटी और रजिस्ट्री में सेम केस है। अगर सीजीएसटी और रजिस्ट्री में सेम केस है तो उसमें भी आपको ये बता देना है कि सीजीएसटी जो है आपका वो कितना एडजस्ट हुआ है आईटीसी से और बैंक के थ्रू कितना एडजस्ट हुआ, और रजिस्ट्री वाला भी सेम आपने बता देना। देखिए सीजीएसटी और रजिस्ट्री में यहाँ पे जो दोनों फिगरें हैं वो सेम नहीं है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सीजीएसटी में सीजीएसटी की जो लायबिलिटी थी उसमें आईटीसी से जो हमने एडजस्ट करा है वो 6 लाख रुपए सीजीएसटी से एडजस्ट करा है, लेकिन 4,99,000 जो है वो आईजीएसटी से एडजस्ट करा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आईजीएसटी अगर आपके पास है तो वो सीजीएसटी की लायबिलिटी पे कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वो वाला बाइफिकेशन है।
ठीक है, तो वो बाइफिकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। सीजीएसटी और एजीएसटी वाला यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है। ये फिगर जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है, ये चालान जो है वो भी ऑटो पॉपुलेटेड के अंदर आएंगे, लेकिन आप अपनी बुक्स के साथ जरूर मैच कर लीजिएगा, तभी आपका आईटीसी का बैलेंस जो है वो ट्रैक होगा। सर आईजीएसटी को सेटअप करने में कोई रूल है क्या कि आईजीएसटी को अगर सेटअप करना है तो पोर्टल में जीएसटी और सीजीएसटी की तरह अगर किसी पोर्टल में तो एडजस्ट करना है तो कैसा रूल हो सकता है? हाँ, उसमें रूल है ना, उसमें रूल है, अगर आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी बन रही है, ठीक है ना, और सीजीएसटी में आपके पास पैसे नहीं है, तब उस केस में फर्स्ट कंडीशन में तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन में आप बैंक के थ्रू तेलंगाना के पेमेंट करोगे, ठीक है ना। लेकिन सीजीएसटी में एक कंडीशन हो रहा है कि अगर आईजीएसटी के आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो सीजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के। सर अगर मेरे पास सीजीएसटी बचा हुआ है सर और आईजीएसटी भी है, तो जैसे मेरे टैक्स लायबिलिटी अगर सीजीएसटी में ज्यादा है सर और सीजीएसटी से उसका 80% पोर्शन कंप्लीट हो जा रहा है सर जी हाँ, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है सर मैं उसको आईजीएसटी से सेटअप कर सकता हूँ ना? हाँ, वो आईजीएसटी से कर सकते हैं, वो आईजीएसटी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, पूरे साल में जो सीजीएसटी मिला है वो मिला कितना है, वो 6 लाख रुपए, 639 मिला, ठीक है ना, पूरे साल में जो मिला है सीजीएसटी, ठीक है ना। लायबिलिटी कितनी बनती थी, 12 लाख की, लेकिन आईजीएसटी हमारे पास पूरे साल में एक्सेस पड़ा हुआ था 4,99,000 रुपए, तो इसलिए यहाँ पे वो एडजस्ट हो गया इसके साथ, तो चलान हमें कम बनाना पड़ा, ठीक है। और एचएसटी के केस में भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 6 लाख की लायबिलिटी थी, ठीक है ना, 12 लाख की यहाँ बन रही थी, लेकिन 3 लाख रुपए आईजीएसटी का पड़ा हुआ था, तो वो हाँ हमने सर, तो मेरा एडजस्ट कर लिया। मेरा क्वेश्चन वही था सर कि अगर सीजीएसटी में मेरा तो बैलेंस बचा हुआ है तो पहले मैं सीजीएसटी का पूरा सेटअप कर लेता हूँ, सीजीएसटी से उसके बाद आईजीएसटी में जितना पोर्शन आईजीएसटी में मेरा पास ज्यादा बैलेंस है, लेकिन फिर भी मैं उसको एचडीएफसी से ज्यादा सेटअप करना चाह रहा हूँ सर, तो उसे मैं कर सकता हूँ? तो एचएसटी से सेटअप करने के लिए पहले आपको पूरा सीजीएसटी जो है खत्म करना होगा। हाँ, अगर उसके सर सीजीएसटी खत्म नहीं होगा, सीजीएसटी में सर मेरे पास सीजीएसटी का ही बैलेंस ज्यादा है सर, तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेटअप कर लिया, कुछ पोर्शन बच गया उसको आईजीएसटी से सेटअप कर लिया, उसके बाद जो एचडीएफसी में जो बचा था सर उसको आईजीएसटी से सेटअप कर लिया सर, तो ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, वैसा कर सकते हैं। पहले अगर कंडीशन ये है कि सीजीएसटी की तरह लायबिलिटी जो है वो पेड ऑफ होनी चाहिए। सर मीन्स ये हुआ कि आईजीएसटी को हम सीजीएसटी कर सकते हैं, आईजीएसटी को एसजीएसटी नहीं कर सकते। नहीं, आईजीएसटी को एचएसटी से भी कर सकते हैं, ये देखिए। मतलब सेंटर आईजीएसटी को दे देगी, सेंटर स्टेट को नहीं देगी, आईजीएसटी स्टेट को दे देगी। जी हाँ, और स्टेट अगर स्टेट में पड़ा है तो आईजीएसटी या सेंटर को दे सकती है? नहीं, सेंटर को नहीं देते, सीधे कॉलोनी प्लान है ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपस में फिर कर लेंगे काम, बट सेंटर जो है वो स्टेट की हेल्प नहीं करेगा। हाँ, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। ओके सर, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई किसी क्वेश्चन, बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मेरी क्वेरी थी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ऐसे कोई एक्चुअली वर्कशीट मिल सकती है कि जिसमें कोई मंथ वाइज डेटा फिल कर रहा है पूरे ईयर का, तो उसके रिगार्डिंग उसके बेस पे एनुअल रिटर्न फाइल करने का सर अगर कोई एक्सेल डेटा हो सर तो एक एक करके पूछिए, एक करके पूछिए, पहले इनको पूछ लेने दीजिए। जी मैं कह रहा था जैसे कि एक्सेल फाइल वर्कशीट हो जिसमें मंथली डेटा हम फिल कर रहे हैं और मंथली डेटा फिल करने के बाद में उस टेम्पलेट्स में ऑलरेडी एक 9 का रैंडम फिगर जो होते हैं, जो फिगर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन हो रहा है और उसके बेस पे हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ ये जो फिल कर रहे हैं, ये 9 जो फिल कर रहे हैं हम इसमें टेबल वाइज वो ओके है नहीं ऐसा? नहीं, वो बेसिकली जो ज्यादातर ऐसी कोई एक्सेल शीट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकती है। जो आजकल के अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जैसे, तो वो उसी में पॉसिबल है। एक्सेल में तो आपको मैनुअली वो सारी चीजें बनानी पड़ेंगी और मे बी वो हेल्पफुल हो या ना हो, उसमें कंडीशंस आपको बनानी पड़ेंगी वो सारी। मतलब वो उससे बेटर है कि अगर आप सॉफ्टवेयर ले लें अपडेटेड वाला, अपडेटेड ले लीजिएगा तो वो ज्यादा बेटर है, वो आपको ज्यादा अच्छे से उसमें डिटेल में करके बता देगा। वैसे तो पहली है, बिजी है, ये दो तो हैं ही हैं जो मतलब बेस्ट हैं, ये चल रहे हैं। अगर और किसी को अगर ऐसा लगता है कि कोई है तो वो भी देख सकता है। ठीक है, कंसल्टिंग के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये तो कंप्यूटर्स होते हैं, ये अपने
विलन हो गया, बैक्टर हो गया, और तो ये क्लियर हो गया, तो वो भी इसको ऑटो पेनल्टी में कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको डाटा देना पड़ेगा पहले, पूरे साल का डाटा भी तो चेक करेंगे ना कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो वो तो मंथली डेटा अपन सफाई करेंगे तो डेटा तो उसमें ऑलरेडी होगा सर। नहीं वो मतलब इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वैसे कभी ज्यादातर कोई ऐसा देखा नहीं है। ओके, मैं नॉर्मली जो यूज करवाता हूँ वो या तो आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज करें बेटर वर्जन में, जैसे कि आजकल क्लाउड वाले भी आ गए हैं, तो क्लाउड में ये फीचर होता है कि इनवॉइसिंग हो जाती है आपकी, जिससे 90 वहीं बन जाएगी क्लाउड में, क्लाउड वाले सॉफ्टवेयर में। तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे अगर कोई गलती हो रही है तो वो चेक कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो साथ के साथ बननी स्टार्ट हो जाती है, हर मंथ बनना स्टार्ट हो जाती है वो, राइट, ठीक है ना। तो वो मैं ज्यादा बेटर उसके लिए कहूंगा, सजेशन करूंगा। ठीक। सर अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आया, जीएसटी जनरेट हो गया है, उसके बाद हमको जीएसटी कितना पे करना है वो देखना है, तो हम कैसे देखेंगे सर? वो जब भी आप जीएसटी 3 की स्क्रीन में लास्ट में पेमेंट ऑफ टैक्स में जाएंगे तो वहां पे वो प्रोसीड करने नहीं देगा, वो कहेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है या सफिशिएंट आईटीसी नहीं है, तो वो कहेगा कि आप चालान बनाओ। तो जैसे ही आप चालान वहां पे क्लिक करोगे चालान बनाने के लिए, तो वहां पे वो सारा बता देगा कि आपको कितना जो है टैक्स भरना है इस सेक्शन में, वो चालान ऑटोमेटिकली बना के देगा आपको। सर हमको देख के हमको क्रिएट नहीं करना है, तो हम क्रिएट कर देंगे तो चलेगा? हाँ अगर आपको श्योर है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। और किसी क्वेश्चन? बाकी कॉलम जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये कॉलम भी थोड़े से टफ होने वाले हैं क्योंकि एक्सेस वाइज समरी तो आपको पता ही होगा वो टफ होती है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में यही क्लोज करता हूँ। ओके, Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक यू। No, no, that's okay.